श्रोताओं नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के जून माह के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक के साथ मैं चंदन सिंह। श्रोताओं, आज के अंक में आप सुनेंगे पर्यावरण दिवस पर संपादकीय, साथ ही कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण पर वार्ता लेकर आएंगे अजय कुमार, और अंत में रक्तदान विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह। सबसे पहले संपादकीय। हमारी धरती और जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। विश्व के देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस राह में दिनों दिन दुनिया भर में ऐसी चीजों का प्रयोग बढ़ गया है और लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं जिससे पर्यावरण खतरे में है। इंसान और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं। ऐसे में प्रकृति के साथ इंसानों का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। लेकिन लगातार वातावरण दूषित हो रहा है, जिससे कई तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, जो हमारे जनजीवन को तो प्रभावित कर ही रही हैं, साथ ही कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं की भी वजह बन रही हैं। सुखी स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। इसी उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यावरण दिवस की नींव संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को रखी थी। इसी के बाद से हर साल लगातार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 ओनली वन अर्थ यानी केवल एक पृथ्वी है, इस थीम के साथ मनाया गया। इस थीम के आधार पर प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। श्रोताओं, हमारे पर्यावरण में जो भी सजीव हैं वे कोशिकाओं से निर्मित हैं और कोशिकाओं का एक मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। इसी विषय पर प्रस्तुत है एक वार्ता। वार्ताकार हैं अजय कुमार। प्रोटीन बायोसिंथेसिस एक प्रमुख जैविक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के अंदर होती है। यह प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल्स में होती है। प्रोटीन संश्लेषण को मुख्य रूप से 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रतिलेखन, दूसरा अनुवाद। प्रतिलेखन के दौरान डीएनए का एक भाग जो प्रोटीन को कूटबद्ध करता है, जिसे जीन के रूप में जाना जाता है, एक टेम्पलेट अणु में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहा जाता है। यह रूपांतरण एंजाइमों द्वारा किया जाता है, जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। ये सारी प्रक्रिया केंद्रक के अंदर होती है। जब डीएनए द्वारा एमआरएनए का निर्माण कर लिया जाता है, जिसमें यह कोडेड रहता है कि किस तरह का प्रोटीन निर्माण करना है, अब यह मैसेंजर आरएनए केंद्रक छिद्र से होता हुआ कोशिका द्रव्य में आ जाता है। अनुवाद, इसमें एमआरएनए टेम्पलेट अणुओं से पॉलीपेप्टाइड अणुओं का संश्लेषण करते हैं। यूकैरियोट में अनुवाद कोशिका के कोशा द्रव्य में होता है, जहां राइबोसोम से या तो मुक्त तैरते रहते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोट्स में, जिसमें नाभिक की कमी होती है, कोशिका द्रव्य में प्रतिलेखन एवं अनुवाद दोनों की प्रक्रिया होती है। राइबोसोम जटिल आणविक मशीन है जो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए के मिश्रण से बनी होती है, जो 2 सब यूनिट में विभाजित होती है। एमआरएनए अणु का अनुवाद करने के लिए राइबोसोम छोटे अणुओं का उपयोग करता है, जिसमें टीआरएनए कहा जाता है। इसे ट्रांसफर आरएनए भी कहा जा सकता है। प्रत्येक टीआरएनए 70-80 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड्स के बीच हाइड्रोजन बांड के गठन के कारण विशिष्ट क्लोवर लीक संरचना को अपनाता है। लगभग 60 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए होते हैं। प्रत्येक ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए अणु के भीतर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के एक विशिष्ट अनुक्रम से बंधता है और एक विशिष्ट तरह का प्रोटीन प्रदान करता है। राइबोसोम प्रारंभ में कोडन पर मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाता है और अणु का अनुवाद करना शुरू कर देता है। एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम ट्रिपलेट में पढ़ा जाता है। एमआरएनए अणु में 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक खुला अनुक्रम होता है,
जिसे एंटीकोडन के रूप में जाना जाता है, जो एक विशिष्ट कोडन के क्रम में पूरक होता है जो mRNA में मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पहला कोडन न्यूक्लियोटाइड्स AUG से बना प्रारंभ कोडन है। एंटीकोडन पूरक 3 न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम UAC के साथ सही tRNA राइबोसोमल का उपयोग करके mRNA को बांधता है। यह tRNA mRNA कोडन के अनुरूप सही अमीनो एसिड प्रदान करता है। स्टार्ट कोडन के मामले में यह अमीनो एसिड मेथियोनीन है। अगला कोडन प्रारंभ कोडन के निकट तब पूरक एंटीकोडन के साथ सही tRNA से बंधा होता है। अगले अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम तब अपने पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का उपयोग करता है। दो आसन्न अमीनो एसिड के बीच में सहसंयोजक पेप्टाइड बंधन के गठन को उत्प्रेरित करने के लिए एंजाइमी गतिविधि। राइबोसोम फिर mRNA अणु के साथ तीसरे कोडन में चला जाता है। राइबोसोम तब पहला tRNA अणु छोड़ता है, क्योंकि एक समय में केवल 2 tRNA अणु को ही राइबोसोम द्वारा एक साथ लाया जा सकता है। तीसरे कोडन के लिए सही एंटीकोडन पूरक के साथ अगला पूरक tRNA चुना जाता है, जो अगले अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है, जो सहसंयोजक रूप से बढ़ती पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ जाता है। यह प्रक्रिया राइबोसोम के mRNA अणु के साथ चलती है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में प्रति सेकंड 15 अमीनो एसिड जोड़ते हैं। पहले राइबोसोम के पीछे 50 अतिरिक्त राइबोसोम एक पॉलीसोम बनाने वाले mRNA अणु से जुड़ सकते हैं। यह कई समान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के साथ संश्लेषण को सक्षम बनाता है। बढ़ती पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की समाप्ति तब होती है जब राइबोसोम mRNA अणु में एक स्टॉप कोडन UAA, UAG या UGA का सामना करता है। जब ऐसा होता है, कोडेड tRNA इसे पहचान नहीं कर सकता और एक रिलीज कारक राइबोसोम से पूरी पेप्टाइड श्रृंखला की रिहाई को प्रेरित करता है। भारत के एक वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने लगभग 20 अमीनो एसिड के लिए RNA अनुक्रमों को डिकोड किया। उनके इस काम के लिए उनके साथ 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण पूरा हो जाने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक विशिष्ट संरचना को अपनाने के लिए फोल्ड हो जाती है, जो प्रोटीन को अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। प्रोटीन संरचना का मूल रूप प्राथमिक संरचना के रूप में जाना जाता है, जो कि केवल पेप्टाइड श्रृंखला है, यानी सहसंयोजक बंधित अमीनो एसिड का एक क्रम है। प्रोटीन की प्रारंभिक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनाने के लिए फोल्ड या कॉइल कर सकती है। सबसे सामान्य प्रकार की माध्यमिक संरचना को अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट के रूप में जाना जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भीतर बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा निर्मित छोटी संरचनाएं हैं। यह द्वितीयक संरचनाएं तब प्रोटीन की तृतीयक संरचना का निर्माण करने के लिए तय करती हैं। तृतीयक संरचना प्रोटीन समग्र 3D संरचना है, जो विभिन्न माध्यमिक संरचनाओं को एक साथ मोड़ने से बनी होती है। तृतीयक संरचना में प्रमुख प्रोटीन विशेषताएं जैसे सक्रिय साइट मुड़ी हुई होती है और प्रोटीन को कार्य करने में सक्षम बनाती है। अंत में कुछ प्रोटीन एक जटिल चतुर्थक संरचना को अपना सकते हैं। अधिकांश प्रोटीन एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं, हालांकि कुछ प्रोटीन कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सब यूनिट के रूप में जाने जाते हैं, जो चतुष्कोठीय संरचना बनाने के लिए मोड़ते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। इसलिए समग्र प्रोटीन एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है, जो कई गुना पॉलीपेप्टाइड चेन सब यूनिट जैसे हीमोग्लोबिन से बना होता है। रोग में प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम और एन्कोडेड प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम के बीच सीधा संबंध होने के कारण जीन में उत्परिवर्तन के कारण कई बीमारियां होती हैं। प्रोटीन की प्रारंभिक संरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन गलत तरीके से मुड़ जाता है
या खराब हो जाता है। एकल जीन के भीतर उत्परिवर्तन को सिकल सेल रोग सहित बीमारियों के कारण के रूप में पहचाना गया है, जिसे एकल जीन विकार के रूप में जाना जाता है। कैंसर जीन उत्परिवर्तन के साथ साथ अनुचित प्रोटीन अनुवाद के परिणाम स्वरूप बनते हैं। असामान्य रूप से फैलने वाली कैंसर कोशिकाओं के अलावा एपोप्टिक या प्रो एपोप्टिक जीन या प्रोटीन की अभिव्यक्ति को दबा देती है। अधिकांश कैंसर कोशिकाओं को सिग्नलिंग प्रोटीन ह्रास में एक उत्परिवर्तन दिखाई देता है, जो कोशिकाओं में ऑन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्टर के रूप में कार्य करता है। कैंसर कोशिकाओं में आरएनए प्रोटीन लगातार सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार किसी भी विनिमयन की अनुपस्थिति के कारण कोशिका के प्रसार को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश कैंसर कोशिकाओं में नियामक जीन्स P53 की 2 उत्परिवर्ती प्रतियां होती हैं, जो क्षतिग्रस्त जीन के लिए द्वारपाल के रूप में कार्य करती हैं और जो घातक कोशिकाओं में एपोप्टिसिस या अन्य कोशिकाओं को इसे नष्ट करने के संकेत नहीं दे सकती। जैसे जैसे ट्यूमर कोशिकाएं बढ़ती हैं, वे या तो एक क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं और उन्हें सौम्य कहा जाता है, या घातक कोशिकाएं बन जाती हैं जो शरीर के अन्य क्षेत्र में चली जाती हैं। अक्सर ये घातक कोशिकाएं प्रोटीन का स्रावण करती हैं जो ऊतकों के बाह्य मैट्रिक्स को तोड़ती हैं। यह तब कैंसर को मेटास्टेसिस नामक अपने टर्मिनल चरण में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिसमें कोशिकाएं शरीर के एक नए हिस्से की यात्रा करने के लिए रक्त प्रवाह या लसिका प्रणाली में प्रवेश करती है। आप सुन रहे थे वार्ता कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण। वार्ताकार थे अजय कुमार। श्रोताओं, विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त तथा रक्त उत्पादों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और साथ ही रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना है। इसी विषय पर भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह। श्रोताओं, हमारे शरीर में एक विशेष द्रव्य है जो हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करता है और शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और साथ ही हर अंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसे नाक के जरिए बाहर करता है। यह द्रव्य है रक्त या खून। यह विशेष द्रव्य हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक है कि इसका हमारे शरीर में एक संतुलित स्तर में रहना आवश्यक है। तो क्या है रक्त, कौन कौन से हैं इसके तत्व, साथ ही क्या होता है रक्तदान, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह। आप राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में कार्यरत हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रक्त क्या होता है और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि रक्त एक अति महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। ये पूरे हृदय और उनकी धमनियों में ये होता है जी। और जैसा कि आपने बताया कि इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में है जी। इसके अलावा भी ये बहुत सारी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में और बहुत सारे कार्य करता है। तो ये जीवन के लिए एक बहुत ही वाइटल द्रव्य है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सर, इसमें तत्व कौन कौन से होते हैं अगर रक्त की बात करें तो? रक्त की बात करें तो इसमें कुछ सॉलिड कंपोनेंट और कुछ लिक्विड कंपोनेंट होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट में आपके ब्लड सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। और द्रव्य लिक्विड पार्ट में इसमें प्लाज्मा होता है। तो सर, हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो इसमें रक्त जो है वो कितना होता है? रक्त देखिए एवरेज में 5 लीटर के करीब एक एडल्ट मनुष्य में होता है। अगर हम इसको किलोग्राम के हिसाब से बांटें, 70 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम एक एडल्ट वयस्क में रक्त होता है मेल्स में, पुरुषों में।
महिलाओं में थोड़ी मात्रा ज्यादा होती है, ये करीब 85 ml होती है प्रति किलोग्राम। इसके अलावा अगर हम स्क्वायर मीटर एरिया में कहें तो 2.8 लीटर पर स्क्वायर मीटर ये रक्त होता है। तो सर ये तो हो गई सर कि रक्त हमारे शरीर में कितना होता है। क्या रक्त के प्रकार भी होते हैं? कौन कौन से रक्त के प्रकार हैं? जी, रक्त के बहुत सारे प्रकार हैं, करीब 21 प्रकार हैं, लेकिन जो हमारे कार्य की में जो आते हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्तदान में संबंध में आते हैं, इसमें मेनली हम लोग 2 तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं या बातें करते हैं। उसमें है एक एबीओ ग्रुप सिस्टम, एक आरएच ग्रुप सिस्टम। अच्छा जी। एबीओ ग्रुप सिस्टम में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप एबी और ग्रुप ओ ये हो गए। और एक सिस्टम होता है आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, इसमें आरएच प्लस और आरएच नेगेटिव। रक्तदान से सर क्या तात्पर्य है? इससे हम क्या समझ सकते हैं? रक्तदान का मतलब है कि आप अपने रक्त को एक निश्चित मात्रा में, जितनी मात्रा देने से आपका कोई नुकसान न हो, उतने में किसी को दे के आप उसका जीवन बचा ले, यही रक्तदान है। अच्छा, तो कोई इसका मानक भी तय है क्या कि किससे हमें रक्त लेना चाहिए या फिर उसके संदर्भ में कुछ बताना? निश्चित तौर पे एक, जैसे मैंने एबीओ सिस्टम के बारे में बताया कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, एबी ग्रुप और ओ ग्रुप जी। तो इससे ए ग्रुप के आदमी को ए ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है जी। बी ग्रुप वाले को बी ग्रुप का चढ़ाया जा सकता है। इसी तरह एबी और ओ ग्रुप है। इसमें विशेष एबी ग्रुप जो है वो एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है जी। और ओ ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी भी ग्रुप के ब्लड को दे सकता है। इसी तरह आरएच प्लस और आरएच नेगेटिव को बताया था। आरएच प्लस वाले को आरएच प्लस का ही, जैसे ए प्लस वाले को ए प्लस का, बी प्लस वाले को बी प्लस का दे सकते हैं और नेगेटिव वाले को नेगेटिव का दे सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात होगी कि कौन से लोग ब्लड दे सकते हैं। तो एक एडल्ट व्यक्ति जो कि बीमारी से रहित है, 18 से 60 साल की उम्र में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड दे सकता है। सर आपने ब्लड देने की बात की, तो अगर मैं बात करूं, कोई भी व्यक्ति अगर ब्लड देना चाहता है तो आपातकाल की स्थिति में हमें कभी भी ब्लड देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम ये रक्तदान हम किसी भी समय कर सकें, इसके लिए सर कौन कौन सी सावधानियों का हम ध्यान रखेंगे? आप रक्तदान करने के पहले आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप बीमारियों से दूर रहें, आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहे, सब कुछ रहे। और केवल आपातकाल ही क्यों, हमें तो एक रेगुलर बेसिस में ब्लड डोनेट करना चाहिए। कारण कि ये ब्लड डोनेट करके हम बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं। आदमी कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन अपना ब्लड किसी को देके कर किसी का जीवन बचा लिया तो वो ईश्वर के समतुल्य हो जाता है, क्योंकि आप उसके जीवन के बचाने में सहायक हो जाते हैं। और रक्तदान करने से आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात, आप स्ट्रेस से दूर रहते हो, आपके अंदर एक वेल बीइंग फीलिंग्स आती है कि आपने किसी की मदद की, किसी का जीवन बचाया, अच्छा काम और आपने अच्छा काम किया। तो इससे आपका मानसिक स्तर काफी ऊंचा हो जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, आप समाज के प्रति कर रहे हो, लोगों के प्रति करते हो। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि रक्तदान करना है तो हमें केवल रिश्तेदारों का करना है, ऐसा न करके हमें अपने पूरे समाज के लिए रक्तदान करना चाहिए और उसी दिशा में करना चाहिए। इसके कोई नुकसान नहीं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। तो सर ये रक्तदान की जब प्रक्रिया शुरू होती है किसी भी व्यक्ति की, जब वो रक्तदान करने के लिए किसी शिविर में जाता है या किसी हॉस्पिटल में जाता है, तो क्या कुछ वहां पे मानक उसके लिए तय किए गए हैं कि इन मानकों के ऊपर वो खरा उतरेगा तभी उसकी रक्तदान की जाएगी? जी, जैसा मैंने बताया कि 18 से 60 साल की उम्र के लोग रक्तदान कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि वर्तमान में किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है या पूर्व में किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, वो कर सकते हैं। किसी बड़ी ब्लड संबंधित बीमारियां हैं और किसी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर ब्लड बॉर्न डिजीजेस हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज है, HIV है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारियां हैं। इन बीमारियों से नहीं है, किसी तरह का ड्रग एडिक्शन वगैरह नहीं लेते हैं, और उनके अंदर उनके रक्त की मात्रा, उनके हीमोग्लोबिन की परसेंटेज की मात्रा, उनके प्लेटलेट्स की मात्रा समुचित मात्रा में है, और वो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो उसको हम जरूर रक्तदान के लिए कंसीडर करते हैं। लेकिन रक्तदान करने के पहले सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि व्यक्ति को रक्तदान जहां करना है उसके बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। वो लाइसेंस शुदा है कि नहीं है, उसको सीएमओ वगैरह से परमिशन है कि नहीं है, वहां पे रक्तदान की प्रॉपर फैसिलिटीज है कि नहीं है, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है। इन स्थितियों में ही वो वहां पे जाके रक्तदान करें, और यही बहुत ही नेक और पुनीत कार्य है, इसको जरूर करना चाहिए। तो सर अगर एक व्यक्ति अगर मान लीजिए कि आज दिन में रक्तदान करने के लिए जा रहा है, तो सुबह से वो किस तरह की तैयारियों को अपने साथ रखेगा? क्या अपने साथ क्या क्या कुछ ले जा सकता है कि वो रक्तदान जो है करने में किसी तरह की परेशानी ना हो उसे? जी, अगर रक्तदान का आपने विचार बनाया है तो आप डाइट अपनी अच्छी रखें, और सुबह के वक्त एक
लाइट ब्रेकफास्ट या लाइट फूड लेके जाए और काफी हाइड्रेटेड रहे, काफी थोड़ा सा पानी और पेय पदार्थों का सेवन करें ताकि हाइड्रेटेड रहे, ताकि रक्तदान के बाद आपको किसी तरह की दिक्कत न हो। और रक्तदान करने के बाद भी आपको वहां मुश्किल से रक्तदान के प्रोसेस में 10 से 15 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन आप 1 घंटे का समय लेके पहुंचे और 1 घंटे का समय लेके वहां पे पहुंचे। वहां पे जो भी रक्तदान कराने वाले कर्मी द्वारा आपसे जानकारियां मांगी जाती हैं उनको आप ईमानदारी के साथ उसको बताएं और उसके बाद लेने के बाद 10 मिनट वहां रेस्ट लें डॉक्टर की परमिशन में। उसके बाद आप आए। उस दिन आप कोई हैवी वर्क करने से बचे। रक्तदान करने के बाद भी आप थोड़ा सा पानी पेय पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, थोड़ा रेस्ट लें और उसके बाद आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गई आपने रक्तदान के विषय में बताया। रक्तदान के बाद जो रक्त की मात्रा है जो हमारे शरीर से निकाली जाती है, क्या वो अलग अलग व्यक्तियों की क्या अलग अलग मात्रा में रक्त निकाली जाती है? कुछ एक मानक है उनका? जी नहीं, एक मानक के अनुसार ही हम लोग निकालते हैं और वो करीब एक बैग निकालते हैं, वो करीब 350 से 360 ml का होता है। तो 250 से 350 ml के बीच में हम रक्तदान करते हैं और 3 महीने बाद हम फिर से दोबारा भी इसको रक्तदान कर सकते हैं। तो जितना रक्त सर निकाला गया, आपने 350 ml बताया है, तो सर उसकी भरपाई जो है वो कितने दिनों में हो पाती है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि उसमें लिक्विड और सॉलिड पार्ट दोनों होते हैं। जो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा पार्ट होता है उसकी भरपाई मात्र 48 घंटे में हो जाती है। और जो सॉलिड पार्ट होता है जैसे आरबीसीज वगैरह हुए, इनकी भरपाई आपको 6 से 8 हफ्ते के अंदर हो जाती है। अच्छा जी जी जी। तो सर एक स्वस्थ व्यक्ति अपने रक्त को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ कर सकता है? क्या क्या सावधानियां ले सकता है? क्या क्या अपने हैबिट्स में बदलाव कर सकता है ताकि वो रेगुलरली या फिर हमेशा ही वो जब मौका मिले तो वो रक्तदान कर सके? रक्त को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको ये जानना होगा कि रक्त को स्वस्थ करने की क्या क्या चीजें आपके भोजन में शामिल होनी चाहिए। तो हमारे भोजन में आयरन रिच फूड या विटामिन B12 और फॉलिक एसिड रिच फूड हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए। इसमें जो मांसाहार करते हैं वो मांसाहारी भोजन जैसे फिश है, एग है और आपके रेड मीट है, इन सबों का सेवन करते हैं। जो मांसाहारी नहीं करते उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स है, सलजम है, अनार है, सेब है, केला एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जो इजीली अवेलेबल होता है। केला है, अंकुरित के अनाज हैं, इन सारी चीजों का सेवन वो अपने रेगुलर फूड में करे और हाइड्रेटेड रहे, पानी पिए, अल्कोहल वगैरह का सेवन कम से कम करे, न करे तो अच्छा है। इन सब चीजों को अगर शामिल करता है तो वो स्वस्थ रहेगा। और अपने रक्त को स्वस्थ रखने के लिए आपको रक्तदान करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर रक्तदान आप अगर करते हैं तो आपके जो शरीर के अंदर, जैसे मैंने बनाया, शरीर लगातार एक रक्त बनाने की प्रक्रिया होती है और ये रक्त हमेशा आपके शरीर में वही नहीं रहता है, ये रक्त नष्ट भी होता रहता है। रक्त नष्ट होता रहता है और फिर बनता रहता है। तो आप रक्तदान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अगर रक्तदान नहीं करेंगे तो आपका रक्त वो बना रहेगा, वो उसको कुछ न कुछ दिन में नष्ट हो ही जाना है। 120 दिन के अंदर में रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद नई प्रक्रिया होती है जो कि बोन मैरो उसको बराबर बनाते रहते हैं। जी। तो अगर आप रक्तदान करते हैं, आपके अंदर डिमांड क्रिएट होती है, तो वो बोन मैरो हमेशा आपके रक्तदान की प्रक्रिया में शामिल रहेंगे, वो हमेशा एक्टिव रहेंगे और आपको ब्लड बनाते रहेंगे। तो अगर आपको अपने रक्त को स्वस्थ रखना है तो आप जरूर रक्तदान करें। इससे आपके जो फैक्ट्री है जहां ब्लड बनती है वो हमेशा एक्टिव रहेगी और हमेशा बनाती रहेगी। कुछ एक और सवाल मैं आपसे सर जानना चाहूंगा कि क्या महिलाएं रक्तदान कर सकती हैं या फिर किसी समय वो ऐसा है कि वो रक्तदान नहीं कर सकती हैं? महिलाएं इसमें कुछ प्रकाश डालना चाहे सर? जी, महिलाएं जरूर रक्तदान कर सकती हैं, लेकिन उनको प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेज है जहां पे बच्चे और फीटस दोनों की वेलबींग की बात सोची जाती है और उसमें डिमांड ज्यादा होती है आयरन की, विटामिन B12 की, फॉलिक एसिड की, इसलिए प्रेगनेंसी वाला समय बचना चाहिए। और पीरियड के समय में इनवेरिएबल ब्लीडिंग्स होती रहती है, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो वो पीरियड बचा के वो जरूर कर सकती हैं। और बड़ा अच्छा है कि महिलाओं को भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए अगर उनको खुद को अपने स्वस्थ रखना, अपने रक्त को स्वस्थ रखना है तो। सर हमारे समाज की अगर बात करें तो उसमें एक कम्युनिटी है दिव्यांगजन की। दिव्यांगजन सर कर सकते हैं रक्तदान? निश्चित तौर पर दिव्यांगजन कर सकते हैं। दिव्यांगजन को देने में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल डिसेबिलिटी का रक्तदान से कोई मतलब नहीं है। जी। यहाँ पे आपके शरीर के अंदर बीमारियां नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं होनी चाहिए। और रक्तदान करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रक्तदान करते वक्त जाने अनजाने में आपके पूरे ब्लड की जांच हो जाती है कि आप किसी बीमारी से ग्रसित या ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा जी। और उसका जितना जल्दी हो जाता है, बहुत बार होता है कि आप हेपेटाइटिस से पीड़ित है और हमें पता नहीं है। और बहुत केसेस ऐसे हुए कि जहां पे रक्तदान करने के बाद पता चला कि आप हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं, आपको प्रिकॉशंस की जरूरत है। जी। तो आप तो गए थे जीवन दान देने के लिए और आप अपने लिए जीवन दान लेके आ गए, आपको पहले से मालूम होगा, आपने प्रिकॉशन शुरू कर दिया और दवाएं शुरू कर दी। जी सर, एक और कम्युनिटी हमारे समाज में ट्रांसजेंडर्स की,
तो सर वो रक्तदान कर सकते हैं, वो इसमें समाज के लिए हिस्सा? जी एकदम कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर्स हमारे समाज के सम्मानित है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, वो रक्तदान कर सकते हैं। वो भी एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग है और वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर रक्तदान संबंधी आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी रक्तदान विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह। इसी के साथ संपन्न होता है विज्ञान पत्रिका का आज का अंक। प्रस्तुति सहयोग सना सलीम, वाचन संपादन और प्रस्तुति चंदन सिंह की।